नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। नगर निगम परिषद में हुआ फिर हंगामा, बैठक 6 मार्च तक के लिए हुई स्थगित। पीडब्ल्यूडी में वेतन के पड़े लाले, कर्मचारियों ने घेरा कलेक्ट्रेट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। खबरें अब विस्तार से। हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 2 मार्च से आरंभ हो गई हैं। ये परीक्षाएं 2 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित की जा रही हैं। आपको बता दें कि परीक्षा नियमित तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले तक परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। प्रत्येक परीक्षार्थी का उपस्थित पत्रक का फोटो से मिलान किया गया। प्रवेश पत्र में भी फोटो लगाना अनिवार्य था। परीक्षार्थी यथासंभव पेयजल की बोतल स्वयं लेकर आ सकते थे। प्राचार्य ने बताया कि कक्षा 12वीं के नियमित तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की परीक्षा का प्रथम प्रश्न आज गुरुवार 2 मार्च को था। इस दिन विशिष्ट भाषा हिंदी का प्रश्न पत्र हुआ। शनिवार 4 मार्च को अंग्रेजी भाषा वोकेशनल के छात्रों सहित का प्रश्न पत्र होगा। सोमवार 6 मार्च को एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एवं फिशरीज विज्ञान के तत्व, भारतीय कला, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा फिजिक्स एवं वोकेशनल कोर्स का प्रथम प्रश्न होगा। शुक्रवार 10 मार्च को बायोलॉजी तथा सोमवार 13 मार्च को बायोटेक्नोलॉजी तथा भारतीय संगीत में गायन, वादन, तबला, पखावज वादन का प्रश्न पत्र होगा। शुक्रवार 15 मार्च को राजनीति शास्त्र एवं वोकेशनल कोर्स के द्वारा प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। शनिवार 18 मार्च को केमिस्ट्री, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, एलिमेंट्री ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, ड्राइंग एंड पेंटिंग और गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान तथा वोकेशनल कोर्स के तृतीय प्रश्न की परीक्षा होगी। आपको बता दें कि परीक्षा शुरू होने से पूर्व ही प्रशासन के द्वारा उन परीक्षा केंद्रों के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे जो संवेदनशील एवं अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। इस दौरान पुलिस बल परीक्षा केंद्रों के चारों ओर तैनात दिखाई दिया। आपको बता दें कि रीवा जिले में 12वीं की परीक्षा में कुल 31,000 के लगभग विद्यार्थी शामिल होने थे, जिसमें 95% के करीब उपस्थित देखी गई। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। शासकीय मार्तंड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 रीवा सेंटर का नाम है और छात्र हैं 564। सब्जेक्ट है हिंदी विशिष्ट। आज पहला पेपर है 12वीं। आज 12वीं का पहला पेपर है। ये कितने इसमें क्लास बनाए गए हैं? क्लास कितनी बनाई गई हैं? कमरे 16 कमरे हैं। कितने बजे से पेपर स्टार्ट है? 9 से 12। बोर्ड का पेपर चल जी रहा है। जी जी। तो सुरक्षा की क्या इंतजाम है यहाँ पर? पुलिस के बल बैठे हुए हैं। पुलिस बल लगी? हाँ, लगी हुई। रीवा में फिर गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। कबाड़ दुकान में घुसकर सरहंगों ने युवक से की मारपीट। आधा दर्जन बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को दिया अंजाम। शहर के समान थाना क्षेत्र में हुई घटना। आपको बता दें, शहर में एक बार फिर दिन दहाड़े गुंडागर्दी का मामला प्रकाश में आया है। शहर के समान थाना क्षेत्र में आधा दर्जन की संख्या में आए बदमाशों ने कबाड़ दुकान में घुसकर युवक के साथ बेरहमीपूर्ण मारपीट की। सरहंगों ने युवक को दुकान के बाहर निकालकर उसे सड़क के बीच बेरहमीपूर्वक मारपीट कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घायल युवक को अपने साथ थाने ले गई, जहां घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। इधर सरेराह हुई मारपीट की इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आधा दर्जन की संख्या मौजूद सरहंग एक अकेले युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना के संबंध में इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित शारदापुरम मोड़ पर शहर के महिया निवासी इरशाद की कबाड़ की दुकान है। यहाँ आज दोपहर दुकान में काम करने वाला युवक मौजूद था। तभी आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे सरहंगों ने पहले तो दुकान में तोड़फोड़ की। इसके बाद वहां मौजूद युवक के साथ सड़क के बीच ले जाकर जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवक के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उसके साथ लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया है। फिलहाल समान थाना पुलिस द्वारा घायल युवक को थाने ले जाया गया है, जहां घटना सहित आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। प्रस्तुत है एक झलकी सहित थाना प्रभारी समान से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी एक वीडियो वायरल हुआ मारपीट का, क्या घटना है आपके थाने क्षेत्र? ये शारदापुरम क्षेत्र में बिछिया का लड़का इस्माइल खान है, उसको बिछिया के ही लड़के आके मारपीट किए हैं, जिस पर से थाने में कार्रवाई की जा रही है।
आगामी त्योहारों को देखते हुए आज पुलिस कंट्रोल रूम में नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी द्वारा नगर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान हर धर्म के लोग मौजूद रहे। साथ ही शहरी क्षेत्रों के सभी थाना प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि शांति समिति की इस बैठक में शहरी क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी बैठक में उपस्थित रहे। नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी त्योहारों को लेकर सभी से विस्तृत चर्चा की गई और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए अपील की गई। साथ ही बैठक में मौजूद सदस्यों से उनके भी सुझाव लिए गए। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए जिन पर भी विचार किया गया। वहीं शहरी क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र में निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि जल्द ही होली, फगुआ और रमजान उर्स के त्यौहार होने वाले हैं, जिसकी तैयारी को लेकर आज पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में नगर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सीएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा। साथ ही शांति समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी अमल करने के लिए कहा गया। प्रस्तुत है एक झलक सहित शिवाली चतुर्वेदी, सीएसपी रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। मुस्लिम समुदाय से उर्स का कुछ प्रोग्राम बड़ी दरगाह में 3 तारीख को और 4 तारीख को। हाँ, तो ये 2 दिन का आपका कुछ प्रोग्राम है जिसमें जुलूस वगैरह भी रहेगा। तो इसमें जैसे कि आप लोगों को पता है कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मार्च का महीना है और कलेक्टर सर की तरफ से आदेश भी जारी हो गया है। आदेश शायद सबको मिल गया होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इसमें संपूर्ण रूप से डीजे पर प्रतिबंध तो लगा दिया गया है। अगर किसी को कोई विशेष कारण से चाहिए है अनुमति तो संबंधित एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय में एक बार अनुमति के लिए आप लोग आवेदन करके उसमें अनुमति ले सकते हैं। पर उसमें वही है निर्धारित वॉल्यूम में बजाना, क्योंकि दिन में भी बच्चों के एग्जाम चलेंगे जिससे कि उन लोगों के लिए परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो अगर जुलूस निकाल रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से अपने को जुलूस निकालना है और बहुत कम वॉल्यूम में, ताकि आसपास जो लोग हैं उन्हीं को सुनाई दे और बाकी जगह आवाज़ ना जाए। और इसमें जहाँ से आपका जुलूस निकलेगा, अगर उसमें आपको लगता है कि कोई अव्यवस्था उत्पन्न कर रहा है, अगर कोई ऐसे संदिग्ध व्यक्ति है तो आप ज़रूर पुलिस को इन्फॉर्म करें। पहले तो आपको ही देखना है कि ऐसा कोई काम ना हो जो अव्यवस्था उत्पन्न करे इसमें। और अगर ऐसा कोई करता है आपके इनकार करने के बाद, क्योंकि आप लोग जिम्मेदार सदस्य हैं शांति समिति के और थाने से भी जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से, तो आप लोगों से ये अपेक्षा है कि आप पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करेंगे अपने अपने क्षेत्र में। जैसे कि आपका कोई जुलूस निकल रहा है, कोई आयोजन हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों में आपको ही पूरा पुलिस का रिप्रेजेंटेशन करना है। साथ ही आपके पास अपने क्षेत्र के थाना प्रभारियों के भी नंबर। जी हाँ, शांति समिति की बैठक की गई है जिसमें शहर के सभी थाना प्रभारी और उनके क्षेत्र के शांति समिति के जितने भी सदस्य आज उपस्थित हुए हैं और जिनसे आगामी त्यौहार के संबंध में चर्चा की गई है कि क्या कैसी व्यवस्था रहेगी। उनसे फीडबैक लिया गया है, उनसे सजेशन लिए गए हैं और उनसे जो भी हमारी अपेक्षाएँ हैं उनकी हमसे जो इस संबंध में चर्चा की गई है ताकि आगामी त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए। नगर निगम परिषद की बैठक में हेलमेट लगाकर पहुंचे भाजपा पार्षद। नेता प्रतिपक्ष ने महापौर से की माफी मांगने की मांग। जोरदार हंगामे के बीच 6 मार्च तक के लिए स्थगित हुई निगम परिषद की बैठक। आपको बता दें कि पार्षदों का कहना है कि विपक्षी दल के पार्षद किसी वक्त उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाकर पहुंचे हैं। वहीं बैठक चालू होते ही बीजेपी पार्षदों ने महापौर से माफी मांगने पर अड़ गए, जिसके बाद 2 बार परिषद की बैठक निरस्त की गई। लेकिन मामला शांत नहीं हुआ तो परिषद की बैठक को निरस्त कर अब आगामी 6 मार्च को आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। हम आपको बता दें कि बीते दिवस 8 सूत्रीय एजेंडे को लेकर नगर निगम परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसको लेकर झूमा झटकी तक हो गई थी और एक दूसरे के ऊपर आरोपों का दौर जारी हो गया था। इस दौरान विरोध के बीच ये बैठक स्थगित कर दी गई थी और बचे हुए एजेंडे पर चर्चा के लिए आज एक बार फिर बैठक आयोजित की गई। लेकिन नगर निगम परिषद में पहली बार ऐसा देखा गया जब पार्षद सर पर हेलमेट लगाकर परिषद की बैठक में शामिल होने पहुंचे। ये नज़ारा देख चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इस बीच बैठक शुरू होते ही भाजपा पार्षदों ने महापौर से माफी मांगने के लिए कहा, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ और परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने 2 बार बैठक स्थगित कर दी। लेकिन मामला शांत नहीं हुआ, जिसके बाद बैठक को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया। अब ये बैठक 6 मार्च को आयोजित करने के लिए कहा गया है। वहीं इस दौरान सभी एक दूसरे को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाते नजर आए। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश।
आज ये परिषद की बैठक में आप हेलमेट लगा के आए, क्या हुआ? सुरक्षा की दृष्टि से आप लोगों ने परसों देखा था किस तरह कांग्रेसियों ने हमारे भाजपाइयों के ऊपर हमला किया था। उनका तो ये है कि गुंडा राज है। जैसे उनके कार्यकाल में, शासन में आम आदमी सुरक्षित नहीं था, आज जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने हेलमेट लगाया। उस दिन उन्होंने हमारे सदस्य सूरज केवट के ऊपर धक्का मुक्की की और एक सदस्य हैं वीरेंद्र सिंह, उनके साथ भी अपनी घटना घटी। वो दिल्ली रेफर गंगाराम हो गए हैं। हार्ट के मरीज़ थे, उनको इतना झटका लगा कि वो दिल्ली के लिए गए हैं इलाज के लिए। क्या क्या वो लोग शस्त्र लेके आए हैं तो आप लोग हेलमेट लगाए हुए हैं? हो सकता है लिए हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, अभी देखने में क्या मिल रहा है, क्या इरादा क्या लगा है? उनके इरादे कुछ साफ होते अगर तो इस तरह का वो कृत्य करते ही ना, जिस तरह का कृत्य उन्होंने पिछली बैठक में किया है। हम लोगों ने भी सुरक्षा के हिसाब से ये किया है कि भाजपा हमेशा आक्रामक रही है, हमेशा। नहीं, हम तो विकास की बात की है, सबका साथ सबका विकास। हमने कभी आक्रामकता नहीं दिखाई, हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास, ये बात। मतलब आप लोग डिफेंस मोड पे आ गए? डिफेंस मोड नहीं है, ये अपनी सुरक्षा है। अगर हमारा सिपाही अगर मिलिट्री लड़ाई में जाता है तो अपनी सुरक्षा करके जाता है। सर हम भी लड़ाई में आए हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं तो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। जीवित रहेंगे तब ना सबके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बैठक शुरू होते एक बार फिर से हंगामा आप लोग? ये हंगामा नहीं कहेंगे, हमारी मांग है। क्या मांग? कि भाई माननीय महापौर जी सदन से माफ़ी मांगे, उस दिन के कृत्य को लेकर कार्रवाई करें। हमें कोई दिक्कत हो रही है ना, हमारे सदस्य को अपनी मांग में कि बात कर रहे थे, बात क्या है कि किस बात की मांग? देखिए क्या है कि जो हमारी 28 तारीख को परिषद की बैठक थी, महत्वपूर्ण उसमें एजेंडे थे और उन एजेंडों पे चर्चा होनी थी। विकास के एजेंडे हैं और असल में सबसे बड़ी समस्या, देखिए रीवा में एक बहुत बड़ी समस्या है कि 23 साल बाद जनता ने अपना एक सेवक को महापौर चुना है। जनता के द्वारा निर्वाचित महापौर इस बार जनता का सेवक रीवा नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के रूप में स्थापित हो गया। क्या है कि आप? देखिए हम लोग तो आपके सामने खड़े हैं, कोई शस्त्र लेकर नहीं आए, ना कोई हमारे पास शस्त्र है, ना हम ऐसी कोई हमारे अंदर भावना थी। उस दिन भी वार्ड क्रमांक 10 के जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं वीरेंद्र सिंह जी, उनके वार्ड में जो स्वर्गीय मंगल पांडे पार्क बना हुआ है, उसमें एक वॉलीबॉल के टूर्नामेंट की बात हो रही थी कि खेल महापौर टफ कराया जाए, ऐसी मंशा रीवा के लोगों की थी, मेरी नहीं थी। महापौर कबड्डी कराया जाए, 10 लाख का बजट का प्रावधान है। वहाँ पर जो मंगल पांडे पार्क में कुछ दिन पहले टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पर रीवा विधायक भी मुख्य अतिथि थे, एक कार्यक्रम में एक में मैं भी था। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि इस पार्क में बहुत जगह है, एक वॉलीबॉल का अच्छा ग्राउंड आप बनवा दीजिए। हमने उनको आश्वासन दिया, बजट में उसका प्रावधान भी रखा और वहाँ की बात मैं कर रहा था। उन्हीं के इससे ये साबित होता है कि जो वीरेंद्र सिंह है अपने वार्ड के विकास के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। अपने ही वार्ड के पार्क में वॉलीबॉल का ग्राउंड नहीं बनना देना चाहते। ये वहाँ की जनता के साथ कुठाराघात है। उन्होंने वहाँ की जनता के साथ धोखा किया, वहाँ की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। और रही बात इनके धरना प्रदर्शन की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 62 करोड़ से ऊपर की निविदाएँ हम लोगों ने कराई, 42 करोड़ से ऊपर की हमने निर्माण निविदाएँ कराई हैं। रीवा की जनता को चाहिए चलने के लिए अच्छी सड़क, पीने के लिए स्वच्छ पानी, जल निकासी, लाइट, पार्क, साफ सफाई, सारी व्यवस्था, वो सब हम उनको देंगे। हमारी MIC सक्षम है, हमारे पास जितना बजट है उससे हम काम करेंगे। इनके रोकने से कोई चीज़ रुकने वाली नहीं है। हम लोगों का आरोप है कि आप लोगों को उस दिन के आक्रमण करने से एक आदमी बीमार होकर दिल्ली रुका है। नहीं, उनका इलाज चलता है, वो हमारे साथी हैं, वो बीच में ऑपरेशन भी कराए थे और उस दिन उनको जाना भी था। वो हमको बताए थे कि हमको आज जाना है दिल्ली, जल्दी MIC परिषद समाप्त हो जाए, उनको जाना था। अगर वो वास्तव में ऐसी स्थिति थी तो उनको मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराना चाहिए था। MIC सदस्य का कहना है कि नशे में आते हैं और पटांग आते हैं। हाँ, ये मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा। हमारे MIC सदस्य ने बोला कि नशे की हालत में थे, लड़खड़ा रहे थे, उनकी जवान लड़खड़ा रही थी और तो माननीय अध्यक्ष को मेडिकल कराना चाहिए। ये माननीय अध्यक्ष की जवाबदारी बनती है। आगे कैसे जारी रखेंगे? देखिए हम तो अपने साथियों के साथ उपस्थित हैं। ये अध्यक्ष का जुडिक्शन है कि उनको परिषद चलाना है कि नहीं चलाना है। ये अक्षमता अध्यक्ष की दिखेगी, हमारी नहीं। 28 फरवरी 2023 को परिषद का चौथा सम्मेलन बुलाया, साधारण सम्मेलन बुलाया गया था
उस दिन करीब 4 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, उनमें कार्रवाई भी हुई, पास भी किया गया। उसके बाद पार्षदों के बीच में आपस में हाथापाई होने लगी। उस कारण से उस दिन बैठक को स्थगित करके आज दिनांक 2 तारीख को परिषद की बैठक आहूत की गई थी 11:30 बजे। जब परिषद की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई तो कुछ सदस्यों ने महापौर से उस दिन के कृत्य के लिए माफ़ी मांगने की मुझसे गुजारिश की और नाराबाजी करने लगे कि महापौर माफ़ी मांगे। उधर से MIC मेंबर और वो लोग भी नाराबाजी करने लगे। इस स्थिति में मैंने बैठक को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। शायद है कि दोबारा अगर बैठक चालू होती तो वो बैठक करते, पर जब दोबारा 5 मिनट बाद बैठक फिर से जब चालू की गई तो ऐसा माहौल था वहाँ पे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भी कार्रवाई नहीं चाह रहे हैं, सब अपनी अपनी बातों में अड़े थे। कोई बोल रहा था कि वीरेंद्र सिंह जी के ऊपर जो उस दिन हमला हुआ उनके चोट आई है, वो दिल्ली में एडमिट हो गए हैं। उधर MIC मेंबर अपनी अलग बात वीरेंद्र सिंह जी के ऊपर कह रहे थे कि नशे में थे। तो ये सब झूठे सही जो भी आरोप हों, ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। तो इस दरमियान मुझे ऐसा लगा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाएगी। तो मैंने आयुक्त को ये निर्देशित किया है कि जिन बिंदुओं में चर्चा हो चुकी है उस पर वो कार्रवाई करे और बाकी जो बिंदु बचे हुए हैं एजेंडे के उस पर 6 तारीख को फिर से बैठक बुलाई गई है। आगे भी ऐसी स्थिति रहती है तो फिर क्या मेंबर्स सदस्य के ऊपर कोई कार्रवाई की जाए? मैंने तो परसों 28 तारीख की बैठक में सबसे आग्रह किया था, आज भी मैं आग्रह करता रहा। अगर मुझे लगेगा कि सर से पानी ऊपर हो रहा है तो निश्चित मैं कार्रवाई करूंगा। निलंबित करने का तो मुझे अधिकार नहीं है, तो मैं शासन को भेज दूंगा। 2 बैठक में ना ले पाए वो अधिकार है तो उसका भी मैं, जो मेरे अधिकार है मैं उसका भी प्रयोग करूंगा और जो शासन स्तर का है मैं उस पर भी शासन को पत्र भेजूंगा। लोक निर्माण विभाग में वेतन के पड़े लाले। वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। कर्मचारियों ने कहा भूखों मरने की कगार पे परिवार, वेतन नहीं मिला तो मुख्यमंत्री का करेंगे घेराव। आपको बता दें कि एक और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा पेश किए गए बजट को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास के क्रांति का बजट बता रहे हैं, वहीं 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कह रहे हैं। तो दूसरी ओर रीवा के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ गए हैं। रीवा में 2 माह से लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान कर्मचारियों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि उन्हें वेतन नहीं दिया गया तो मऊगंज में होने वाले मुख्यमंत्री के दौरे में उनका घेराव करेंगे। आज रीवा में लोक निर्माण विभाग के संभाग क्रमांक 1 व 3 में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों एवं श्रमिक वेतन न मिलने के कारण सड़क पर उतर आए। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 2 माह से वेतन नहीं दिया गया, उनके घर में खाने के लाले पड़ गए हैं, बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही। कर्मचारियों का कहना है कि 22 फरवरी को समझौता स्वरूप ये कहा गया था कि उन्हें जल्द ही वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अब अधिकारी ये कह रहे हैं कि उनका केवल मूल वेतन दिया जाएगा, जो मिलने वाले वेतन का 25% भी नहीं है। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हजारों कर्मचारियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उन्हें जल्द से जल्द वेतन दिया जाए, नहीं तो आने वाले मुख्यमंत्री के दौरे में वे अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। प्रस्तुत है PWD के कर्मचारी सहित नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या मांगे सर? 22 तारीख को हमारा समझौता हुआ था मुख्य अभियंता महोदय के कार्यालय के समक्ष कि हम 2-3 दिन के अंदर वेतन भुगतान कर देंगे, लेकिन हमारे कर्मचारियों की बच्चों की भविष्य अंधकारमय है। इनका वेतन आज दिनांक तक वेतन भुगतान नहीं किया गया। आज कुछ बीमार रहे उनके सदस्य घर में दवाई के लिए पैसा नहीं है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इन 4-5 सूत्री मांगों थी जो तो आज तक निराकरण उन्होंने हमसे आके बात नहीं किया। समझौता में आकर दूसरे से दस्तखत कराया गया और आज दिनांक तक उन्होंने हमसे बात करना नहीं सीखा। क्या कारण वेतन नहीं दे रहे? ये पता नहीं, कहते हैं बजट नहीं है, जबकि अभी कल 4 करोड़ रुपया आया और पता नहीं कहाँ चला गया। कहते हैं आधी तनख्वाह देंगे, मतलब मूल वेतन 6,000-5,000 में मतलब हमारे बच्चों को कैसा पालन पोषण होगा सर इस महंगाई में? किस विभाग से आए हैं आप? लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री कार्यालय से आए हैं सर। किस कर्मचारी हैं? ये अस्थायी कर्मी सब मजदूर वर्ग हैं। यहाँ तक कि CM का कार्यक्रम यही करवाते हैं, यही कर्मचारी मंच से लेकर के इनके बंगले तक कार्य यही करते हैं, और लेकिन इन लोगों की आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई सर। कितने कर्मचारी जिनकी सैलरी 1,000 सर। 1,000 के लगभग जी, पूरे जिले में 1,000 के लगभग। आपका अधिकारी कौन है? के गर्ग
इनसे क्या बातें हुई अभी तक? ये कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के नहीं आ रहे हैं। ये लोक निर्माण विभाग के स्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। विभाग द्वारा जनवरी 2023 से लेकर आज तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इनमें ये कर्मचारी हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा नहीं देने को मिल रही है। बीमार हैं, बीमार के इलाज नहीं हो पा रहा है। और कार्यपालन यंत्र यही ठेकेदार का पेमेंट करने के लिए उनके पास समय है। बंगले में पूरी फाइलें मंगवा करके पेमेंट किया जाता है, लेकिन श्रमिकों के भुगतान के लिए उनके पास समय नहीं है। आज कहा जा रहा है, जब हम लोग इकट्ठा हुए, कि हम मूल वेतन 3,000, 4,000, 5,000 रुपये पर भुगतान करेंगे। 20,000 रुपये हमारी तनख्वाह एक महीने की होती, 3,000 रुपये में हमारा कैसा गुजारा होगा? लेकिन कार्यपालन यंत्र को समय नहीं है। आज किसको ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम जिला कलेक्टर दे रहे हैं और इस समस्या का निराकरण करें, और नहीं तो 4 तारीख को मुख्यमंत्री साहब रीवा आ रहे हैं, हम उनका घेराव करेंगे, रोड में प्रदर्शन करेंगे और गाड़ी के सामने लेटेंगे जब तक हमारा नाम विनय शंकर मुफलिस है। मैं CIT यूनियन का सहायक महासचिव जिले। विभाग के कर्मचारी आए हैं आवेदन की मांग को लेकर, क्या है? ये आज लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 एवं 3 के जो कार्यरत स्थायी कर्मचारी हैं, उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कलेक्टर महोदय के नाम पर। इनका ज्ञापन में मुख्य मांग ये है कि इनके 2 माह का जो वेतन है वो भुगतान नहीं किया गया है। उसी वेतन के भुगतान को लेकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ये ज्ञापन में मुख्य यही मांग है कि उनका अविलंब उनके वेतन का भुगतान करा दिया जाए। सर, इनका कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर CM साहब के कार्यक्रम में भी लोग। हाँ, अभी ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। कार्यपालन यंत्री के गर्ग जी हैं, उनसे तत्काल अभी बात की जाएगी। साथ में कर्मचारियों को उनके पास भेजा जा रहा है। जो भी इनमें जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही होगी, वो कार्यवाही इसमें। आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य देश में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों मुद्दों का किया गया कुचलने का प्रयास। चुनाव के पहले या बाद में कांग्रेस बिकने को तैयार रहती है और बीजेपी खरीदने को तैयार। राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा। आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यों से जिस तरह जनता का विश्वास आ रहा है, उससे बीजेपी सरकार हजम नहीं कर पा रही है। देश के विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियों पर गलत आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। 14 मार्च को मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री केजरीवाल की आम सभा का आयोजन होना है। इस बार आम आदमी पार्टी प्रदेश के 230 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। आज देश की जनता दोनों ही महत्वपूर्ण पार्टियां भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस से उब चुकी हैं। चुनाव के पहले या बाद में कांग्रेस बिकने को तैयार रहती है और भारतीय जनता पार्टी खरीदने को। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। ये बात आज प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा। आइए सुनते हैं क्या कहना है डॉक्टर संदीप पाठक का। शुरू करें। सबसे पहले आप सभी मीडिया के साथियों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आने वाले 14 तारीख यानी कि 14 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब दोनों भोपाल में आ रहे हैं। भोपाल में एक सभा है, सभा को संबोधित करेंगे। तो आज की हमारी यहाँ पे जो मीटिंग है इस संभाग में, वो इसी उनके आगमन के सिलसिले में ही तैयारी की मीटिंग है। इसके अलावा जैसे कि पहले मैंने रीट्रेट किया था कि आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से सारी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन 230 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। जैसे हम चुनाव पंजाब में लड़े, जैसे दिल्ली में लड़े, जैसे गुजरात में लड़े, उसी तरीके से पूरी ताकत से यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। हमारा ये मानना है कि इस देश में अब राजनीति सिर्फ 2 ही तरह की बची हुई है। एक तो अच्छी राजनीति और एक बुरी राजनीति, गंदी राजनीति। गंदी राजनीति में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कैसे अपने स्वार्थ के लिए मौका परस्ती को ध्यान में रखकर ये कांग्रेस वाले कभी बिकने को तैयार हो जाते हैं, या चुनाव के पहले या चुनाव के बाद में। भारतीय जनता पार्टी वाले किसी को खरीदने को तैयार हो जाते हैं, या पहले या बाद में। जनता यहाँ त्रस्त हो चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, जो गुड गवर्नेंस का मॉडल है, जो स्कूल अस्पताल की बात है, जो एंटी करप्शन की बात है, उस गुड गवर्नेंस को लेकर जनता काफ़ी उत्सुक है। तो इस बार आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि जनता जो इन दोनों पार्टियों से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है, आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल जी को एक मौका जरूर देगी।
आप देखेंगे कि आज के तारीख पे पूरे देश में आप कहीं पर भी चले जाइए तो भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, सिर्फ एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी है जो चुनौती दे सकती है, वो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है कि कैसे आम आदमी पार्टी को रोका जाए। पहले इन्होंने दिल्ली में ताकत लगाई, इनसे नहीं हो पाया। फिर पंजाब में ताकत लगाई, नहीं हो पाया। गुजरात में जो अभी चुनाव हुए, इससे ये काफ़ी भयभीत हो गए। सीटें जो भी आई हो, लेकिन जिस तरीके से गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी का स्वागत किया और रिस्पॉन्स किया, इससे इनको ये पता चल गया है कि अगर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को ना रोका गया तो इनके लिए आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। इसी को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी के दो ही मुद्दे हैं, मेन मुद्दे, आधारभूत, स्कूल और अस्पताल। तो एक हमारे जो शिक्षा मंत्री है और एक जो है स्वास्थ्य मंत्री, दोनों को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। दोनों को जेल में डाल दिया है। कोर्ट तय करेगी कि सच्चाई क्या है, गलत क्या है। तो कोर्ट के वर्डिक्ट तक, निर्णय आने तक इस बात का हमें इंतज़ार करना चाहिए कि क्या होगा। हमें पता है कि हम सच्चे हैं, हमें पता है कि हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आज के समय में जहां राजनीति चारों तरफ गंदी हो गई है, वहां इकलौते अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको कोई इतनी आसानी से आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में जल्द खुलेगा पुलिस का पेट्रोल पंप। एडीजीपी एवं संभाग आयुक्त ने किया भूमि पूजन। आपको बता दें कि रीवा की जनता के लिए एक और पुलिस का पेट्रोल पंप कंट्रोल रूम परिसर में खोला जाना है, जिसको लेकर आज एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव एवं संभाग आयुक्त अनिल सुचारी द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर मनोज पुष्प तथा भारत पेट्रोलियम के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान एडीजीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये पेट्रोल पंप 15 अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पेट्रोल पंप के बन जाने के बाद पुलिस वाहनों के साथ साथ आमजन को भी पेट्रोल डीजल मिलेगा। रीवा पुलिस के लिए ये बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। इस पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारी पुलिस विभाग से ही जुड़े हुए लोग रहेंगे। इस पेट्रोल पंप के संचालन में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस अधिकारी ही इस पेट्रोल पंप की आय व्यय का हिसाब रखेंगे। ये 24 घंटा खुले रहने वाला पेट्रोल पंप होगा। आपको बता दें कि इस पेट्रोल पंप से होने वाली आय से शहीद पुलिस परिवार एवं बच्चों की पढ़ाई व स्वास्थ्य के लिए उसका खर्च किया जाएगा तथा पेट्रोल पंपों में मिलावट की शिकायत से भी आम जनता को राहत मिलेगी। बता दें कि पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप में 100% गुणवत्तापूर्ण पेट्रोल एवं डीजल मिलेगा। प्रस्तुत है एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव से प्राप्त जानकारी के अंश। तरफ से पुलिस वेलफेयर की तरफ से और हम लोग जो है नीति में है कि हमारे पुलिस की ज़मीन में पेट्रोल पंप हम चला सकते हैं और जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम इसमें उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। और बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि हमारे जो भी क्वालिटी रहेगा एकदम टॉप क्लास क्वालिटी रहेगा। भारत पेट्रोल के अधिकारी लोग आए हैं तो हम अप्रैल 15 तक चालू करने की संभावना है। तो शहर के लिए एक मैं बोल सकता हूँ एक गिफ्ट है कि हम इसमें जो है 100% गुणवत्ता रहेगा, ये गारंटी के साथ हमारा रहेगा। और जो भी इसका जो हमारा जो उसमें प्रॉफिट आएगा हम वेलफेयर के लिए हम यूज़ करेंगे। हमारे पुलिस परिवार के जो शहीद हुए हैं और जो भी है जो रिटायर्ड हुए हैं उनके उन बच्चों के लिए हम उनका मेडिकल के लिए, मेडिकल हेल्थ के लिए और अन्य वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। जिसमें ये सब सभी के लिए होगा कि सभी के लिए ओपन टू पब्लिक है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।